गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने पढ़ा था गैलोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक है, फिर पढ़ा था गैलोमीटर का अमीटर में रूपांतरण, गैलोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, और आपसे कहा था आज अपन स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर, विभवमापी। तो उससे पहले जो कल अपन ने टॉपिक पढ़ा उस पर एक दो क्वेश्चन और समझा दूं जो कि AIPMT 15 में पूछे गए हैं। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो चलो, क्वेश्चन ये कि आपसे कह रहा है कि एक परिपथ में अमीटर, बैटरी और ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, मतलब ये बच्चों, ये बैटरी है, ये प्रतिरोध है और ये पूरा अमीटर है। ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कह रहा है अमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 480 ओम है। तो हम जानते हैं अमीटर में जो कुंडली होती है वो किसमें होती है, उसके गैल्वेनोमीटर में। उसका प्रतिरोध दे रखा है गैल्वेनोमीटर का 480 ओम। ठीक है, और फिर कह रहा है कि इसमें शंट का मान 20 ओम है, शंट का मान 20 ओम है। तो अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा ये बताना है। ठीक है, अमीटर का पाठ्यांक। अब बच्चों, अमीटर क्या रीड करता है, क्या पढ़ता है, जो इसके अंदर टोटल करंट आ रही होती है। ठीक है, तो अमीटर में यहाँ पे टोटल करंट कितनी आ रही है, आई। ठीक है, ये टोटल करंट जो आई आ रही है इसी को रीड करेगा, इस आई का मान। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमें इस आई का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे आई का मान हम ज्ञात करें तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है आई। यहाँ पे पहले आप देखो ये दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले इन दोनों का समांतर संयोजन सॉल्व करें तो इनका प्रतिरोध क्या जाएगा, R इक्वल टू गुणा बटा योग कर दें तो 20 इंटू 480 अपॉन 20 प्लस 480। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करोगे इसका आ जाएगा 19.2 ओम, 19.2 ओम आ जाएगा। अब उसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है, करंट आई निकालनी है ना। तो आई इक्वल टू क्या जाएगा, ई नेट अपॉन आर नेट। तो यहाँ पे आई क्या बता रहा है, टोटल धारा को, यहाँ पे जो धारा आ रही है वही यहाँ से टोटल धारा निकल रही है। आई इक्वल टू ई नेट अपॉन आर नेट। अब ई तो अपन एक ही बैटरी है 30 वोल्ट, ये लगा दिया। आर नेट, नेट रेजिस्टेंस ये 40.8 ओम और ये 19.2 ओम क्या बनाएंगे फिर आपस में, श्रेणी क्रम बनाएंगे ना बेटा। तो इन दोनों को ऐड कर दें, 40.8 प्लस 19.2, इनको ऐड कर दिया मैंने। तो ऐड कर देने पे क्या बन जाएगा, नीचे 60 हो जाएगा। तो 30/60 मतलब 1/2 और 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पियर। इसका पाठ्यांक आएगा क्योंकि यहाँ पे इसमें कितनी धारा प्रवेश कर रही है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, बात पहले पढ़ी। तो चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपसे चित्र में ABC वोल्ट मीटर है, ये और ये तीनों वोल्ट मीटर है जिनके प्रतिरोध R, इसका 1.5 R, उसका 3 R है। X और Y के मध्य कुछ विभवांतर आरोपित किया जाए तो इनके पाठ्यांकों का क्रम क्या होगा, मतलब बताना है कि किसका पाठ्यांक ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये बताना है। ठीक है तो जो वोल्ट मीटर का आपको प्रतिरोध दे रखा है तो उनको हम प्रतिरोध मानते हुए सोल्व करें। जैसे कि एक प्रतिरोध है, एक ही है, कुछ नहीं करना, इनको सिंपल प्रतिरोध मान लो और इन पे विभवांतर निकाल लो, पता चल जाएगा। तो जो इस पे विभवांतर आएगा वही इसकी रीडिंग आएगी। ठीक है, तो बच्चों देखो इसके अंदर यहाँ पे हम देखें तो पहले तो ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, समांतर क्रम। 1.5 और 3 R दोनों समांतर क्रम बना रहे हैं। तो इन समांतर क्रम का अगर अपन नेट प्रतिरोध निकालें, नेट प्रतिरोध निकालेंगे तो गुणा बटा योग करना पड़ेगा। तो इसका प्रतिरोध निकाला जाए तो गुणा बटा योग से कितना आएगा, ये 1.5 R इंटू 3 R बटे में 1.5 R प्लस 3 R। ठीक है, इनका कर दिया अपन ने गुणा बटा योग। तो ना गुणा बटा योग करेंगे तो गुणा बटा योग कर देने पे ये आ जाएगा मान R। ठीक है, अब बच्चों देखो ये मान आया R और ये वाला मान भी कितना है R। तो अपन एक काम किया यहाँ पे, इसमें अगर अपन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मान लो x, ये v है, x और y के मध्य मैंने मान लिया कुल विभवांतर v है। दिया नहीं है, अपन को केवल चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमने इसका मान लिया आंसर, क्या मान लिया, इसको v मान लिया। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर इसको मैंने v मान लिया। अब समझना बात को, यहाँ पे r, ये r है और ये r, दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, श्रेणी क्रम। क्या बना रहे हैं, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में जानते हैं इस v का क्या होगा, बंटवारा होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे इस R और इस R पे हम इस V का करेंगे बंटवारा। तो बच्चों दोनों प्रतिरोध समान हैं इसलिए वोल्टेज का बंटवारा भी बराबर बराबर होगा। तो V का बंटवारा कर दे तो इसके सिरों पे आ जाएगा V/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यह भी विभवांतर V/2 हो जाएगा। कहाँ पे बच्चों, इस R के जो परिणामी मान बना ना, ये इन दोनों का जो परिणामी प्रतिरोध है R, उस पर भी कितना आएगा, विभवांतर V/2। ठीक है, तो यहाँ भी V/2 यहाँ V/2। अब देखिए ये 1.5 R और 3 R समांतर क्रम में, तो इस पे V/2 है तो इस पे V/2 आएगा, इस पे V/2। ये समांतर क्रम में प्रतिरोध समान होता है। तो हम देखा कि प्रत्येक पर विभवांतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अतः VA बराबर VB बराबर VC बराबर क्या आएगा, V/2, मतलब क्या आएगा, सेम। ठीक है, तीनों पे विभवांतर सेम आएगा अर्थात तीनों के पाठ्यांक
सेम आएंगे, ये चीज अपन देखिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो ये बच्चों विभवमापी स्टार्ट करते हैं। बच्चों विभवमापी पोटेंशियोमीटर, तो बच्चों पोटेंशियोमीटर विभवमापी देखिए क्या करता है। विभवमापी बच्चों ये एक आइडियल वोल्टमीटर की तरह व्यवहार करता है। क्यों अपन ने पढ़ा था वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में क्या होता है बच्चों, देखिए वोल्टमीटर के अंदर ये जो वोल्टमीटर है इसके अंदर कुछ सेल तो लगा होता नहीं है। जब भी इसकी सहायता से हम किसी परिपथ में विभवांतर ज्ञात करते हैं तो ये उस परिपथ की कुछ धारा स्वयं ले लेता है। तो स्वयं लेने के कारण इस वोल्टमीटर के द्वारा जो मापा गया मान है उसमें थोड़ी त्रुटि होती है। क्यों? क्योंकि इसने उस परिपथ की करंट डिस्टर्ब कर दी। कुछ करंट तो खुद ले ली, कुछ करंट इसने खुद ले ली, तो इसलिए परिपथ की करंट को इसने डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए इसके द्वारा मापा गए पाठ्यांक में कुछ ना कुछ त्रुटि उपस्थित होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं वोल्ट मीटर थोड़ी बहुत करंट क्यों ले लेता है, कि हम जानते हैं एक अच्छे वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए ताकि कम से कम करंट ले। और आइडियल वोल्ट मीटर बोले तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, अनंत, ताकि जीरो करंट ले। लेकिन हम जानते हैं आइडियल वोल्ट मीटर कोई चीज होती ही नहीं है, क्योंकि इसके परिपथ के संचालन के लिए वोल्ट मीटर के अंदर जो कुंडली है उसके संचालन के लिए कुछ ना कुछ तो धारा चाहिए होगी। ठीक है, और इसके अंदर कोई सेल तो लगा है ही नहीं, तो धारा परिपथ से लेगा। तो अगर हमें यहाँ पे एग्जैक्ट विभवांतर ज्ञात करना है किसी परिपथ में तो हम वोल्ट मीटर का उपयोग नहीं करते, उसके लिए उपयोग करते हैं हम विभवमापी का। विभवमापी का प्राथमिक परिपथ, विभवमापी के जो एक सर्किट है उसके अंदर खुद में सेल लगा होता है। जब हम इसकी सहायता से किसी द्वितीय परिपथ में, किसी अन्य परिपथ में जब हम विभवांतर ज्ञात कर रहे होते हैं तो ये धारा उससे लेता नहीं है, क्योंकि इसमें खुद के अंदर जो सेल लगा है उससे आराम से धारा प्रवाहित होती रहती है। अर्थात ये बाहर से कोई धारा नहीं लेता। जिस परिपथ में हम विभवांतर ज्ञात करना है वहां से कोई धारा नहीं लेता। अर्थात इसका प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। इसके परिपथ का प्रतिरोध नहीं होता, इसका प्रभावी प्रतिरोध अनंत होता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर से कोई करंट नहीं ले रहा। ठीक है, केवल खुद की करंट से काम चला रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको एक आदर्श वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्रभावी प्रतिरोध क्या है, अनंत। ये बाहर से कोई धारा नहीं ले रहा होता। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल सर्किट से कोई करंट नहीं ले रहा होता, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। ठीक है, तो देखो क्या कहना चाहता हूं मैं, देखिए समझे स्टार कोण के रूप में जो मैं कह रहा हूं, मेरी भावना को समझे। यहाँ पे इसका प्रभावी प्रतिरोध, कितना होता है बच्चों, अनंत। इसका प्रभावी प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है, इक्वल टू अनंत। ठीक, क्यों? क्योंकि यह द्वितीयक परिपथ से कोई धारा नहीं लेता, द्वितीयक परिपथ से कोई धारा नहीं लेता, अर्थात शून्य विक्षेप पर आधारित है। ठीक है, अर्थात शून्य विक्षेप पर आधारित है, शून्य विक्षेप सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, मतलब यहाँ भी अपन आगे पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 आएगा। जैसे अपन ने याद करो, अपन ने पढ़ा था ना विभवमापी, उसमें मीटर बीज पढ़ा था। मीटर बीज के अंदर गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आता है, संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। यहाँ भी गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आएगा, संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। तो उस लिखा है मैंने शून्य विक्षेप पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, तो शून्य विक्षेप सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। ठीक है, अब तो देखो यहाँ पे यह एक आइडियल वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है, तो हम कहते हैं अतः आदर्श वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार, ये होता है आदर्श वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या लिया था अपन ने, अनंत। तो यहाँ पे इसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या बच्चों, अनंत है। ठीक है, आइडियल वोल्ट मीटर की तरह बिहेव कर रहा होता है। और तो देखो इसका नाम क्या है बच्चों, विभवमापी। तो नाम से लग रहा है कि विभव को नापता है, नहीं, ये विभव को ही नहीं, ये मल्टीपर्पज डिवाइस है। इसकी सहायता से विभव निकाल सकते हैं, विभवांतर निकाल सकते हैं, सेल की टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हैं, विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, दो सेलों की तुलना कर सकते हैं, मतलब E1/E2, दो प्रतिरोधों की तुलना कर सकते हैं, अर्थात R1/R2, मतलब मल्टीपर्पज डिवाइस है, बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशंस में इसके अनुप्रयोग अपन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका, ठीक है, इसके द्वारा V, E, I,
कॉमा स्मॉल आर में आंतरिक प्रतिरोध, कॉमा कैपिटल आर में तार का प्रतिरोध, कॉमा E1/E2 मतलब दो सेलों की तुलना, मतलब और R1/R2 दो प्रतिरोध की तुलना इत्यादि ज्ञात, ठीक है, इत्यादि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब है कि ये सभी मान इसके ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है, मल्टीपर्पज डिवाइस है ये एक मल्टीपर्पज डिवाइस है, इतने सारे काम इसकी सहायता से अपन कर सकते हैं। ठीक है, अब तो देखिए, अब ये जो पोटेंशियोमीटर है इसकी आंतरिक संरचना क्या होती है, इसका जो प्राथमिक परिपथ है, ये लिखा ना मैंने, द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ मतलब जिसकी सहायता से जो अन्य परिपथ में जिसमें धारा ज्ञात करनी है, विभवांतर ज्ञात करना है, उसे बोल रहे हैं द्वितीयक परिपथ। और इसका जो खुद का परिपथ है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो उसकी धारा पारित हो रही है, उस परिपथ को क्या बोलते हैं, प्राथमिक परिपथ। तो इसकी सहायता से सारे मान कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इसके आंतरिक परिपथ के बारे में, उसको डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी हम आगे सारी चीजें ज्ञात कर पाएंगे। तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं इससे प्राइमरी सर्किट के बारे में। प्राथमिक परिपथ तथा एक और पॉइंट होता है इसमें विभव प्रवणता। ये इसका बेसिक पॉइंट्स हैं, प्राथमिक परिपथ, विभव प्रवणता। इनके बारे में देखते हैं क्या है। देखिए, प्राथमिक परिपथ मतलब प्राइमरी सर्किट, मतलब लिखा ना प्राइमरी सर्किट, इसको प्राथमिक परिपथ बोल लो, प्राथमिक परिपथ बोल लो, एक प्राइमरी सर्किट की बात है। प्राथमिक परिपथ, तो जो प्राथमिक परिपथ क्या होता है, देखिए समझे, ये इसका जो इस प्राथमिक परिपथ में क्या होता है, एक तार होता है ए बी, ठीक है, जिसे बोलते हैं व्योमापी तार। उसको हम आगे यहाँ पे सेल से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे कुंजी लगा रखी है और एक ये धारा नियंत्रक है। ठीक है, इस प्रकार से ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसका प्राथमिक परिपथ कहलाता है। और जो धारा नियंत्रक क्या है, धारा नियंत्रक एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, मतलब एक परिवर्ती प्रतिरोध है, जिसकी सहायता से हम परिपथ की धारा को कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार से यहाँ पे ये एरो है, इसको हम लेफ्ट राइट सरकाएंगे तो परिपथ के अंदर इस प्रतिरोध का मान बदलेगा, प्रतिरोध का मान बदलेगा तो धारा का मान बदलेगा। ठीक है, तो इसे धारा नियंत्रक बोलते हैं। और तो ये पूरी जो तार है, इसको व्योमापी तार है, इस व्योमापी तार की जो लंबाई है, लंबाई कितनी बच्चों, एल। इस व्योमापी तार की ये लंबाई एल है और उसका प्रतिरोध आर है। इसके प्रतिरोध का मान आर है और इस पे विभवांतर की धारा गुजर रही है, इसमें जा रही है। इसका प्रतिरोध आर है, इसमें धारा आई गुजर रही है, तो इस पे विभवांतर V बराबर क्या होगा, I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। तो आप देखिए L लंबाई, यहां से यहां तक की जो लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, L लंबाई है, इस पे विभवांतर कितना है, V। तो L लंबाई पे विभवांतर V है, तो एकांक लंबाई पे विभवांतर क्या होगा, एकांक लंबाई पे विभवांतर V बटा L। इसी को हम बोलते हैं विभव प्रवणता, मतलब एकांक लंबाई पर विभवांतर। ठीक है, तो अपन लिखा ना विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या राशि है, क्या वो कहते हैं, किसे कहते हैं प्रवणता, इसको हम एक्स से निरूपित करते हैं। हम यहाँ पे विभव प्रवणता को एक्स से निरूपित करते हैं, और एक क्या चीज बता रही है, एकांक लंबाई पर विभवांतर। ठीक है, विभव प्रवणता क्या होता है, तार की एकांक लंबाई पर विभवांतर, तार की एकांक लंबाई पर विभवांतर, इसे बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या है, अभी अपन निकालते हैं इसको। देखिए, और तो अभी आपने देखा विभवांतर, इसमें विभव प्रवणता का मान कितना आएगा, V बटा L, मतलब I R बटा L। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें I की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले I निकाल लेते हैं, फिर x निकालते हैं। तो चलो देखो यहाँ पे I, ये प्राथमिक परिपथ धारा, इसको प्राथमिक धारा बोलते हैं। क्या समझें, प्राथमिक धारा क्या होगी इस परिपथ में, प्राथमिक धारा I बराबर, तो चलो I, देखिए ये सारे मान श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं। ठीक है, ये E है, स्मॉल r है, कैपिटल R H है, कैपिटल R है, सारे क्या एक सिंगल लूप बना रहे हैं, मतलब श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में हम सारे प्रतिरोध को जोड़ के R नेट समझ सकते हैं। तो I बराबर E नेट अपॉन R नेट का प्रयोग करें, E नेट अपॉन R नेट। तो E नेट तो यहाँ पे कौन है बच्चों, E है। E नेट का मान तो यहाँ पे E हमें दिख ही रहा है, E नेट का मान तो E, और R नेट का मान क्या है, R प्लस आर एच। ठीक है, ये अपन जोड़ दिया, ये क्या बच्चों, प्राथमिक धारा गई। क्या निकाली अपन ने, प्राथमिक धारा। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, विभव प्रवणता। ये तो मैंने निकाली, प्राथमिक धारा निकाल ली I, ये आ गई प्राथमिक धारा। अब देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, विभव प्रवणता। तो देखो चलो यहाँ पे इसमें हम देखें, तार की एकांक लंबाई पर, तार की एकांक लंबाई पर विभवांतर निकालना है, उसे हम बोल रहे हैं विभव प्रवणता। तो यहाँ पे समझे कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे L लंबाई पर विभवांतर में दिख रहा है कितना है, V है। ठीक है, तार की L लंबाई पर विभवांतर कितना दिख रहा है बच्चों, L लंबाई विभवांतर बराबर V।
तार की L लंबाई पर विभवांतर V है, तो इसलिए बच्चों एकांक लंबाई पर विभवांतर, इसलिए तार की एकांक लंबाई पर विभवांतर, एकांक लंबाई पर विभवांतर, एकांक लंबाई पर विभवांतर हम क्या बोल रहे हैं, x बोल रहे हैं, अर्थात x, तो x बराबर क्या जाएगा v अपॉन एल, x बराबर क्या जाएगा v अपॉन एल, ठीक है। तो v अपॉन एल मतलब क्या, मतलब x बराबर क्या जाएगा, x बराबर v अपॉन एल, और इस l का v का मान कर दो i इंटू आर अपॉन एल, तो x बराबर क्या आएगा बच्चों, आई आर अपॉन एल, ये अपन ने पढ़ा आई आर अपॉन एल, ठीक है। अब बच्चों यहां से देखिए, अगर इसका मात्रक अगर आप देखना चाहें तो क्या आएगा इसका मात्रक, तो ये v अपॉन एल है, तो यहां से इसकी यूनिट अगर अपन देखें क्या आएगी, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, तो x की यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट पर मीटर होती है, ठीक है, x का मात्रक। अब यहाँ पे देखिए, इसमें x का मान पड़ा अपन ने आई आर अपॉन एल है, ठीक है, x बराबर आई आर अपॉन एल, इसमें अगर आई का मान रख दें तो क्या आएगा, देखिए यहां से इस जगह x बराबर, यहाँ पे आई का मान रख रहा हूं मैं, आई का मान क्या लिखा अपन ने, ये ई अपॉन आर प्लस आर एच इंटू आर अपॉन एल, ये x का मान रख दिया, i का मान रख दिया, तो एक सूत्र आ गया x का। और बच्चों अगर मैं यहाँ से i का मान नहीं रखता, मान लो रेजिस्टेंस का मान रखते, इस r का मान, r क्या है, इस तार का प्रतिरोध, तार की लंबाई पता है, इसका बच्चों इस तार का मान लो अनुप्रस्थ काट कैपिटल ए है और इसका प्रतिरोधकता रो है, तो r बराबर का लिखते हैं रो एल अपॉन ए, तो r का मान रो एल अपॉन ए रखें, तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या जाएगा, i अपॉन एल, r का मान रख दिया रो एल अपॉन ए, तो यहां से L से L कैंसिल जाएगा, तो क्या जाएगा, ये जाएगा I रो अपॉन ए, x बराबर I रो अपॉन ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे a क्या चीज बच्चों, तार का अनुप्रस्थ काट है, ठीक है, मतलब इस तार की त्रिज्या को अगर मैं स्मॉल a मान लूं तो अनुप्रस्थ काट क्या जाएगा, पाई a स्क्वायर, a यहाँ पे तार का अनुप्रस्थ काट है बच्चों, जिससे हम यहाँ पे जो a दिख रहा है इसे क्या लिखते हैं, पाई a स्क्वायर, मतलब अगर त्रिज्या स्मॉल ए दी गई हो तो हम इसको पाई ए स्क्वायर लिखते हैं, इस तार का अनुप्रस्थ काट को शो कर रहा है कैपिटल ए, ठीक है। अब बच्चों ये चीजें पढ़ी अपन ने, चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन अपन देखें, एग्जांपल नंबर 1 को आप देखिए क्या कह रहा है, देखिए एग्जांपल नंबर 1, निम्न परिपथ में विभव प्रवणता का अनुपात ज्ञात करो, तो चलो देखो यहाँ पे इस प्रकार से ये रियोस्टेट की अपन यहाँ पे कैपिटल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो रियोस्टेट क्या होता है बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर आपको मान लो धारा परिवर्तित नहीं करनी तो रियोस्टेट मत लगाओ, सिंपल एक प्रतिरोध लगा लो, अगर फिक्स मान रखना है तो, या इच्छा है तो मत भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ई, ये आर और ये दो तार हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, फर्स्ट वायर सेकंड वायर, ये पतला वायर है ये मोटा वायर है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं, तो यहाँ से धारा आई स्टार्ट हुई, इस दोनों तार में समान धारा प्रवाहित होगी, दोनों तारों में धारा समान प्रवाहित होगी। अब बच्चों यहाँ पे हमें अनुपात निकालना है, तो हम अनुपात ज्ञात करते समय हम उस सूत्र का उपयोग करते हैं जिसमें समान वाली राशि उपस्थित होनी चाहिए। तो चलो देखो यहाँ पे दो सूत्र हैं x के, ये और ये, तो कौन सा सूत्र उपयोग करेंगे, ये वाला, क्योंकि इसमें i दोनों में समान है और i इस सूत्र में आ रहा है, ठीक है, तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 1 में यहाँ पे x बराबर कौन सा लगा रहे हैं सूत्र, है i रो अपॉन पाई ए स्क्वायर, इसका उपयोग कर रहा हूं, तो यहां से अपन देखें i समानुपाती क्या है बच्चों, रो अपॉन ए स्क्वायर, x समानुपाती आएगा रो अपॉन ए स्क्वायर, रो अपॉन ए स्क्वायर, इसका यूज करना है अपन को। तो मैं x1 अपॉन x2 निकालूं तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे x1 अपॉन x2 का मान ज्ञात करेंगे तो रो 1 अपॉन रो 2 आएगा, मतलब रो अपॉन रो बाई 2, ठीक है, इंटू a2 बटा a1 आएगा, a2 बटा a1 मतलब 2a बटा a, ये होल स्क्वायर। तो यहां से हम देखें ये 2 इंटू 4 8 बटा 1 आ जाएगा आंसर, ये आ गया आंसर 8 बटा 1। तो इस तरह से अपन ने सॉल्यूशन नंबर 1 अपन ने कर लिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक चीज आपको समझाऊं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं x के बारे में, अगर यदि बच्चों यहाँ पे इसमें यदि स्मॉल r कॉमा आर एच बराबर 0 हो, तो मतलब बच्चों प्राथमिक परिपथ में धारा नियंत्रक के अनुपस्थित है, लगाया नहीं अपन ने, आर एच का मान 0 है, और दूसरा जो बैटरी है वो आदर्श बैटरी है, मतलब उसका आंतरिक प्रतिरोध अगर 0 है, तो उस केस में x का मान क्या आएगा, देखिए x बराबर, अगर x का मान निकालें इस सूत्र से तो क्या जाएगा, e अपॉन r प्लस 0 अपॉन इंटू r अपॉन l। तो यहां से देखिए इस r से r को कैंसिल कर दें, तो यहां से कितना आ गया, ये
यह आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यहाँ पे E अपॉन एल, x इक्वल टू है E अपॉन एल। तो यहाँ से हम कह रहे हैं, देखिए बच्चों यहाँ से x का मान a पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, नॉट डिपेंड ऑन a, x का मान a पे निर्भर नहीं कर रहा। कब? अगर r और r जीरो है तो x का मान a पर निर्भर नहीं कर रहा। हाँ, अगर जीरो नहीं होते, अन्यथा यदि a का मान इंक्रीज करेंगे तो x डिक्रीज होगा। मतलब अगर ये जीरो नहीं होते तो a का मान इंक्रीज करने पे x का मान डिक्रीज होता। दिख रहा है यहाँ से x बराबर आई रो अपॉन पाई ए स्क्वायर, तो a को इंक्रीज करेंगे तो x का मान क्या होगा? डिक्रीज। तो ध्यान रखें आप, यदि आर एच का मान जीरो है तो यहाँ से x बराबर क्या आ रहा है? E बटा एल आ रहा है। ठीक है, मतलब तार की मोटाई पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि E बैटरी का विद्युत भाग बल है जो कि फिक्स है, तार की लंबाई एल है जो कि फिक्स है, तार की मोटाई चेंज करने पे इन दोनों में से कोई सा मान चेंज नहीं होता, इसलिए x का मान भी फिक्स रहेगा। ठीक है, तो चलो अब इस पे नेक्स्ट दो एग्जांपल अपन देखें जो कि दे रखे हैं, एग्जांपल नंबर 2 और 3। तो एग्जांपल नंबर 2 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बच्चों, प्राथमिक परिपथ में यदि E बराबर इतना है, R नगण्य है, RH का मान 0 से 12 ओम परास है, ठीक है, R तार का मान 18 ओम है, L तार का मान 10 मीटर है, तो X का न्यूनतम व मैक्सिमम संभव मान ज्ञात करना है। तो चलो देखो, अब क्या हमें सारी इंफॉर्मेशन E R R दे रखी है, तो इसका सूत्र उपयोग करेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर सेकंड अपन देखें, इस सूत्र उपयोग कर रहा हूं, x बराबर क्या है? E अपॉन R प्लस आर एच इंटू R बटा L, इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। तो चौं पे देखिए RH का मान, ये आपका परास दे रखी 0 से 12 ओम तक, अगर RH का मान 0 लें तो 0 लेंगे तो यहाँ पे x का मान क्या आएगा? अधिकतम, क्योंकि RH सूत्र में नीचे आ रहा है तो x का मान क्या मिलेगा? अधिकतम मिलेगा। तो x मैक्स का मान निकालें तो x मैक्स बराबर क्या आएगा? E अपॉन कितना है E का मान? 2.2, R का मान हमें दे रखा है कितना है? R का मान है, तार का प्रतिरोध 18 प्लस, ये तो नगण्य है, आंतरिक प्रतिरोध नगण्य, 0 मतलब, और ये 0 इंटू R का मान 18 और बटा L हमें दे रखा है 10। तो बच्चों यहाँ पे 18 से 18 कट जाएगा, 2.2 बटा 10 करेंगे तो क्या आएगा? 0.22 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, निकाल लिया अपन ने, x का अधिकतम मान निकाल लिया। अगर भाई न्यूनतम मान निकालना है तो न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे? RH का मान अधिकतम वाला रख देंगे, मतलब मैक्सिमम परास रख देंगे 12 है, जो कि x मीन निकालना है तो यहाँ पे 2.2 बटा 18 प्लस 12, 18 प्लस 0 प्लस 12, 0 प्लस 12 इंटू 18 बटा 10। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे जो लघु मान आता है, ये लघु मान आएगा 0.132 वोल्ट पर मीटर। ये निकाल लिया अपन ने x का अधिकतम और न्यूनतम मान, ये आ गया इसका आंसर। मतलब बच्चों यहाँ पे धारा नियंत्रक लगाया क्यों जाता है? धारा नियंत्रक का मेन काम क्या है बच्चों? धारा का मान कम ज्यादा करना। क्यों धारा का मान कम ज्यादा क्यों करते हैं? ताकि x का मान कम ज्यादा हो जाए। ठीक है, x का मान चेंज करने के लिए ही हम यहाँ पे धारा नियंत्रक का उपयोग कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस विभवमापी में x सबसे इंपॉर्टेंट राशि है, विभव प्रवणता सबसे इंपॉर्टेंट राशि होती है। ठीक है, देखिए अब चलो अगला एग्जांपल देखें, सॉल्यूशन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, निम्न परिपथ में यदि 100 ओम पर विभवांतर 50 वोल्ट, मतलब इस प्रकार परिपथ है, ये ER दिखा रखे हैं, ये 100 ओम है, रेजिस्टेंस मतलब धारा नियंत्रण जगह एक कांस्टेंट मान का प्रतिरोध लगा रखा है, ये तार AB है जिसकी लंबाई कितनी? 4 मीटर। वैसे अपन 10 मीटर लेते हैं, लेकिन 4 मीटर बोला गया तो लेना पड़ेगा, 4 मीटर लंबाई है। ठीक है, और यहाँ लिखा है 5 ओम प्रति मीटर। इस चीज का मतलब क्या है? ये तार है, इसकी एकांक लंबाई मतलब प्रति मीटर का प्रतिरोध कितना है? 5 ओम है। तो 4 मीटर लंबाई का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 5 चौक 20, मतलब 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये जानकारी दे रखी है। अब आपसे कह रहा बच्चों, इस 10 ओम पर विभवांतर हमें दे रखा है 50 वोल्ट, मतलब ये चीज, ये विभवान हमें 50 वोल्ट दे रखा है, यहां से आप पे इस विभवांतर 50 वोल्ट, इस 10 ओम पे विभवांतर 50 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों इससे फायदा क्या मिलेगा? इससे हमें करंट पता चल जाएगी, क्योंकि किसी प्रतिरोध पे विभवांतर दिया हो तो हम धारा निकाल सकते हैं, धारा निकाल सकते हैं। तो यहां से अपन धारा निकालना चाहें तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर 50 वोल्ट बटा 100 ओम कर देंगे, तो 100 ओम करने कितना आ गया? 1/2 एम्पियर। तो धारा कितनी आ गई? 1/2 एम्पियर आ गई। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए R का मान, तार का प्रतिरोध क्या था, कैसे निकाला अपन ने? 4 मीटर इसकी लंबाई है, इसको किससे गुणा कर देंगे? 5 ओम प्रति मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? ये 20, ये आ गया 20 ओम। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं सूत्र x का, x में i पता चल गया, r पता चल गया, l पता है, तो x बराबर लगा दो आई आर अपॉन एल। ठीक है, नाउ x बराबर आई आर अपॉन एल का उपयोग करेंगे तो i यहाँ पे कितना है 1/2। ठीक है, r का मान कितना है 20 आया था, लंबाई कितनी बच्चों यहाँ पे 4। ठीक है, तो ऊपर 20 नीचे कितना गया 4 दूनी 8, तो 20/8 मतलब 2.5, तो यह आ जाएगा 2.5 वोल्ट पर मीटर। ये लो, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे x का मान ज्ञात कर लिया। तो ये अपन देखा बच्चों व्योममापी पे अपन ने ये 2-3 क्वेश्चन अपन देखे। ठीक है, चलो आगे और चीज अपन समझें इस पे। तो देखिए बच्चों मानकीकरण के बारे में देखें अपन। मानकीकरण क्या होता है बच्चों? मानकीकरण जैसे आप बताया मैंने कि इस चैप्टर इस टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट राशि कौन सी है? विभव प्रवणता, जो अपन पढ़े ना पोटेंशियोमीटर। तो जो विभव प्रवणता एक बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। तो देखिए अगर प्राथमिक परिपथ में स्मॉल r तथा RH का मान अशून्य हो तथा अज्ञात हो, मतलब हमें पता ही नहीं हो कि इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, ये धारा नियंत्रक का मान कितना है, यह पता ही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में फिर हम ये सूत्र पढ़ा था ना, x बराबर E अपॉन R प्लस RH इंटू R अपॉन L। इससे हम x का मान ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉल r भी पता नहीं है, RH पता नहीं है, तो इसकी सहायता से x का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपसे कहा सबसे इंपॉर्टेंट राशि है x से, x का मान तो हमें पता होना चाहिए। तो फिर x का मान ज्ञात कैसे करें? तो क्या करते हैं, फिर इसके लिए हम एक सेकेंडरी परिपथ बनाते हैं। सेकेंडरी परिपथ में हम क्या करते हैं, एक मानक सेल ई नोड का उपयोग करते हैं। ई नोड इसका विद्युत वाहक बल है। मानक सेल मतलब जिसका विद्युत वाहक बल हमें पता होता है और निश्चित होता है, उसे बोलते हैं मानक सेल। फिर उस ई नोड के लिए हम संतुलन लंबाई एल नोट ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं समझाऊंगा अभी। संतुलन लंबाई एल नोट ज्ञात करते हैं, फिर सूत्र लगाते हैं x बराबर ई नोट अपॉन एल नोट। यहां से अपन निकाल लेते हैं x का मान। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों मानकीकरण कहते हैं। तो देखिए RH बराबर अशून्य व अज्ञात हो तो सूत्र से हम x ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, इस स्थिति में द्वितीयक परिपथ में मानक सेल ई नोट का उपयोग कर संतुलन लंबाई एल नोट ज्ञात करते हैं, फिर इस सूत्र से x का मान ज्ञात करते हैं। इस प्रक्रिया को मानकीकरण कहते हैं। कैसे? देखिए बच्चों, ये मैंने प्राथमिक परिपथ दिखा दिया, ई आर की ये आर जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये जो तार है, ए बी तार, ये तो हो गया प्राथमिक परिपथ। यहां हमने जोड़ा द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ में ये मानक सेल का उपयोग किया है। देखिए ध्यान रखें, द्वितीयक परिपथ कैसे बनाते हैं। मानक सेल जो लगा रहे हैं, इसका जो धन सिरा है, मतलब हाई पोटेंशियल वाला सिरा, उच्च विभव वाला सिरा हमेशा ए पे जुड़ा रहता है। हमेशा जो भी ये द्वितीयक परिपथ है उसका उच्च विभव वाला सिरा ए पे जोड़ते हैं और निम्न विभव वाला सिरा गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा हम देख रहे हैं यहाँ पे एक विसर्पी कुंजी जुड़ा हुआ है, विसर्पी कुंजी से मतलब जे से। अब बच्चों इस विसर्पी कुंजी को तार पे जगह जगह अपन टच करते हैं तो एक ऐसा बिंदु मिलता है जब इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 हो जाता है, अर्थात IG का मान 0 प्राप्त होता है। ठीक है, IG का मान 0 प्राप्त होता है। इस लंबाई को हम बोलते हैं संतुलन लंबाई। यहां से अपन स्केल से नाप लेते हैं कि ये बिंदु यहां से कितनी दूरी पर है, तो इसे बोलते हैं संतुलन लंबाई एल नॉट। ठीक है, तो ई नोट का मान हमें पता है, संतुलन लंबाई एल नोट पता ही कर ही ली। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं x बराबर ई नोट अपॉन एल नोट से। तो इस सूत्र कहां से आया ये अपन देखने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये यहां से लेकर यहां तक की लंबाई एल नोट है। हम देखा था x क्या चीज है बच्चों? एकांक लंबाई पर विभवांतर। तो एल नोट लंबाई पे विभवांतर क्या हो जाएगा? x इंटू एल नोट। तो यहाँ पे इस पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है मतलब विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू कितना है? x इंटू एल नोट है। पोटेंशियल डिफरेंस का मान, ये लंबाई एल नोट है यहां से तक के लिए। अब देखिए कैसे निकालते हैं इस सूत्र का मान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो नीचे लूप दिख रहा है ना, ये लूप, इस लूप पे अगर अपन लगाएं केवीएल, को हम जानते हैं हर बंद परिपथ के अंदर सिग्मा वी का मान 0 होता है केवीएल के अनुसार। तो देखिए नीचे लूप में, नीचे वाले लूप में केवीएल मतलब सिग्मा वी बराबर 0 कर रहे हैं अपन, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0। तो नीचे लूप में हम सिग्मा वी का मान 0 कर रहे हैं। तो कैसे करें? तो देखो यहां से यहां चलना स्टार्ट हुए, घूम फिर के वापस हम यहाँ आएंगे इस जगह। तो यहाँ चलना स्टार्ट हुए, इधर गए तो पहले जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो क्या लिखेंगे? प्लस ई नॉट। ठीक है, प्लस ई नॉट। फिर आगे गए, यहाँ गए तो यहाँ से देखो धारा की दिशा में चल रहे हैं, इधर धारा की दिशा में चल रहे हैं। तो धारा दिशा में चलने पर विभवांतर क्या आता है? प्लस या माइनस? माइनस आता है। ठीक है, तो विभवांतर कितना था? एक्स एल नॉट। क्या लिखेंगे? माइनस का एक्स एल नॉट, क्योंकि हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। यही कहते हैं हम चल रहे हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चल रहे हैं। तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चल रहे होते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ता है? यहाँ पे विभवांतर माइनस में लिखना पड़ता है, माइनस एक्स एल नॉट। ठीक है, फिर यहाँ से घूमते घूमते वापस यहाँ पहुंच गए इस जगह। ठीक है, तो कितना है बच्चों? बराबर 0। तो यहाँ से आ गया ये ई नॉट बराबर क्या बच्चों? एक्स एल नॉट। ई नॉट का मान आ गया एक्स एल नॉट। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखते हैं
तो x बराबर क्या आ जाएगा ई नॉट अपॉन एल नॉट। तो आपने झूठ थोड़ा ना बोला था, यह आ जाएगा x बराबर ई नॉट अपॉन एल नॉट। इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको समझाऊं उस पे। ये जो x एल नॉट को आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सब जगह काम आएगी। ये बच्चों जो ई नॉट है, ये ई नॉट है, ये क्या चीज है देखिए, मतलब हम किस राशि को x एल नॉट के बराबर करेंगे ये समझा रहा हूं आपको मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो g, इस g से हमें चलना है a तक, g से a तक चलना है। रास्ते में जो जो राशि आएंगी हमें उस पे सिग्मा v का मान उपयोग में लेना है। तो यहां से चले गए, यहां से जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, क्या आएगा प्लस ई नॉट, पहुंच गए a तक। तो एक ही राशि आ रही है। मतलब कहना चाहता हूं कि यहाँ पे अगर दो चार चीजें और कनेक्टेड होती तो हम सबके लिए सिग्मा v का मान नेट मान लिखते। ठीक है, मतलब क्या कह रहा हूं, देखिए ट्रिक क्या होती है, देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक यहाँ पे ये जो ई नॉट है किसको शो कर रहा है, सिग्मा वी को, सिग्मा वी फ्रॉम जी टू ए, जी से ए तक चलना है और आपको सिग्मा वी लगाना है। और इसको फिर हम बराबर किसकी करेंगे बच्चों, एक्स एल नॉट के। इसको बराबर करना होता है आपको बराबर एक्स एल नॉट, फिर उससे हम सॉल्व करके आराम से मान निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो यहाँ पे हम जो कह रहे हैं कि ये जो राशि है सिग्मा वी फ्रॉम जी टू ए, ठीक है, यहां सिग्मा वी फ्रॉम जी टू ए, सिग्मा वी फ्रॉम जी टू ए का जो मान है बच्चों ये धनात्मक आना जरूरी है। ठीक है, का मान पॉजिटिव होना चाहिए, अन्यथा, ठीक है, अन्यथा संतुलन लंबाई प्राप्त ही नहीं होगी। मतलब बच्चों गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जीरो ही नहीं आएगा, कहीं भी टच कर देख लो गैल्वेनोमीटर में जीरो विक्षेप आएगा ही नहीं। ठीक है, प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखें। क्यों बच्चों, क्या कहना चाहता हूं मैं, मतलब कहना चाहता हूं कि गलती से अगर आपने सेल उल्टा लगा दिया, ये सेल उल्टा लगा दिया, इधर लिखा माइनस इधर प्लस, तो यहां से जी से चलेंगे तो प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या आएगा माइनस ई नॉट। ठीक है, तो क्या है नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आएगा तो हम कह सकते हैं संतुलन लंबाई प्राप्ति नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखें, कहीं पर विक्षेप जीरो आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको। अब दोस्तों यहाँ पे अपन ने पढ़ा मानकीकरण के बारे में। इस पर चलो एग्जांपल अपन देखें, सॉल्यूशन नंबर 1 अपन देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सॉल्यूशन समझे, सॉल्यूशन क्या कह रहा है यहाँ पे, इस प्रकार एक परिपथ दिखा रखा है, ये सेल है, इसका वोल्टेज ये 10 वोल्ट है, आंतरिक तो 1 ओम है, धारा नियंत्रण हो गया। ठीक है, ये जो यहाँ पे तार है इसकी कुल लंबाई 12 मीटर है, आंतरिक और उसका जो तार का प्रतिरोध है 0.1 ओम है। यहाँ से बच्चों अपन ने जी से ए के बीच में एक सेल जोड़ा है, ई डैश, और 3 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, ये दिखा दिया 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध। और यहाँ बच्चों इसमें ये गैलन, यहाँ पे आईजी का मान 0, मतलब ये हमें क्या दिखा रखी है, संतुलन लंबाई, मतलब 6 मीटर संतुलन लंबाई ये बता रखी है आपको। ठीक है, आपसे कह रहा है कि यदि प्राथमिक सेल की टर्मिनल वोल्टता 2 वोल्ट है, मतलब इसका टीपीडी का मान, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, तो एक्स तथा ई डैश का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलो सॉल्व करें। टीपीडी का मान क्या होता है, टीपीडी होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अपन जानते हैं V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। तो V का मान हमें देखा है 2, ठीक है, E का मान कितना है 10, I और R का मान कितना है 1। तो यहां से बच्चों मैं I का मान निकालूं तो I बराबर कितना आ गया 8 एम्पियर। तो I का मान 8 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे I का मान आ गया। अब यहां से अगर अपन निकालना चाहें X का मान तो कैसे निकाल सकते हैं, X बराबर क्या होता है I R अपॉन L। तो लगा दो सूत्र, X बराबर I R अपॉन L। तो I हमने निकाल लिया 8, R हमें देखा 0.1 ओम, ठीक है, L लंबाई कितनी है 12। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट यहाँ 2 पर 10 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ये 1/120 हो जाएगा, मतलब 8/120। तो 8/120 का मान क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, ये 1/15 वोल्ट पर मीटर। यह क्या मान 1/15 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एक्स आ गया, निकाल लिया आंसर। अब जो हमें क्या निकालना है ई डैश। तो आपको ट्रिक बताई थी, क्या करते हैं, ये ट्रिक लगा रहा हूं, सिग्मा वी फ्रॉम जी टू ए, और इसको क्या करना है एक्स एल के इक्वल करना है। ठीक है, बैलेंस लेंथ को एल बोल लो या एल नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्स इंटू एल के इक्वल करना है। अब देखो सिग्मा वी, जी से चले ए तक, ये रहा जी, यहां से ए तक चल रहे हैं, तो यहां से चले ए तक, पहले कौन आया प्रतिरोध आया बच्चों। हम यहाँ पे धारा के विपरीत चल रहे हैं, तो क्या आएगा मान प्लस आई आर, लेकिन आई का मान ही 0 है, तो 0 इंटू 3, तो पहले करेंगे प्लस 0 इंटू 3, 0 इंटू 3,
आई इंटू आर कर दिया, आगे आए, फिर ये सेल आया, माइनस से प्लस जा रहे हैं, क्या लिखेंगे प्लस ई डैश बराबर, ठीक है क्योंकि पहुंच गए ए तक। अब बराबर क्या करना है, एक्स एल के, एक्स का मान कितना है 1/15 और एल का मान कितना है, बैलेंस लेंथ 6 मीटर, रख दी 6, तो यहां से ये तो 0 हो गया, तो ई डैश बराबर क्या आ गया, ई डैश बराबर 6/15 मतलब 0.4 वोल्ट, ई डैश का मान आ गया 0.4 वोल्ट, ठीक है ये आ गया रिजल्ट ई डैश का मान, और ये आ गया एक्स का मान। अब बच्चों क्या फिर आगे देखिए, अब यहाँ बच्चों इसमें देखो समझो, यहाँ जो संतुलन लंबाई है, ये अपन ने संतुलन लंबाई एल नॉट ली, अब किसी भी संतुलन लंबाई का अधिकतम मान कितना आ सकता है, ठीक है अधिकतम से अधिकतम मान कितना आ सकता है, जो तार की टोटल लंबाई है, तो ये हम देखा इस बिंदु पे में शून्य विक्षेप प्राप्त हुआ, यहाँ भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता था, अधिकतम से अधिकतम लंबाई है एल नॉट का मान, अधिकतम से अधिकतम कितना हो सकता है, पूरी लंबाई ए बी के बराबर होगा, एक निश्चित मान ही, लेकिन अधिकतम से अधिकतम मान कितना प्राप्त हो सकता है, कैपिटल एल के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन, उपरोक्त क्वेश्चन में ई डैश का वह अधिकतम संभव मान बताइए जिसके लिए तार ए पर संतुलन लंबाई प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं संतुलन लंबाई के लिए भी अपन देखा था, यहाँ पे जो सूत्र बना था क्या बना था, ई डैश बराबर क्या था, देखिए ई डैश बराबर एक्स इंटू एल, क्योंकि इस राशि का मान तो ई डैश था और ये बराबर एक्स एल है। तो हम देखें सोल्यूशन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, आपसे देखिए ई डैश बराबर क्या है बच्चों, एक्स एल। अब यहां से अगर मैं ई डैश मैक्स कर दूं तो यहाँ पे एल का मैक्सिमम मान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स तो कितना बच्चों यहाँ पे 1/15 आएगा, 1/15, और एल का अधिकतम मान क्या है, पूरी तार की लंबाई के बराबर होता है, तार की लंबाई कितनी है 12, ठीक है। तो कितना जाएगा मान 12/15 करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, 0.8 वोल्ट, मतलब हम अधिकतम से अधिकतम सेल कितना बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे 0.8 वोल्ट का, मतलब 0.8 वोल्ट से बड़ा सेल अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो संतुलन लंबाई प्राप्ति नहीं होगी, क्यों, क्योंकि अधिकतम से अधिकतम 0.8 वोल्ट वाले सेल तक के लिए हम संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब 0.1 वोल्ट 9 वोल्ट का 0.9 वोल्ट का सेल लेते ना तो हमें पूरे तार ए पे संतुलन लंबाई मिलती ही नहीं, ठीक है, ये मतलब है इसका। चलो अब देखो एक नोट अपन लिखा है, मानकीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, किन कंडीशन में मानकीकरण जरूरत नहीं होता, तो आपसे कहा मैंने एक्स एक इंपॉर्टेंट राशि है, ठीक है, लेकिन कुछ जगह एक्स की आवश्यकता नहीं होती, या एक्स अपन प्राथमिक परिपथ से ही ज्ञात कर लेते हैं, तो हमें सेकेंडरी परिपथ में कार्यक्रम करना ही नहीं पड़ता, मतलब सेल की जरूरत नहीं लगानी पड़ती, ठीक है। सेल लगाकर हम एक्स का मान ज्ञात करें, से मानकीकरण बोल रहे हैं, तो कब जरूरत नहीं पड़ती, देखिए जब आर एंड आर एच का मान 0, क्यों, क्योंकि इस समय बच्चों एक्स का मान क्या बनता है, ई अपॉन एल, अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, जब ये दोनों 0 होते हैं तो एक्स का मान ई अपॉन एल आता है, तो यहीं से अपन निकाल लेंगे, क्योंकि ई सेल पे लिखा होता है, ये हमारा सेल है ना, इस पे लिखा होता है कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, 4 वोल्ट का है, ठीक है। एल, एल क्या है, तार की लंबाई, पूरे तार की लंबाई, तार अपन नाप लेते हैं स्केल से, 10 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर, तो ई और एल पहले से पता होते हैं, तो यहीं से अपन एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, जबरदस्ती फालतू में ई नोट लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर सेकंड बच्चों जब E1 अपॉन E2 एंड R1 अपॉन R2 की तुलना की जाती है, इसकी तुलना करनी होती है, हम पढ़ेंगे आगे एप्लीकेशंस, ठीक है, अनुप्रयोग पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे इनकी तुलना करने पर हम जो मान निकालते हैं, सूत्र निकालते हैं, उस सूत्र में एक्स आता ही नहीं है, और जब एक्स ही नहीं आता तो क्यों जबरदस्ती ये कार्यक्रम करके एक्स का मान निकालें, ठीक है। तो इन कंडीशन में मानकीकरण की जरूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो पढ़ा अपन ने मानकीकरण के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखें, सेंसिटिविटी, सुग्राहिता, ठीक है, व्योममापी की सुग्राहिता क्या चीज है बच्चों, सुग्राहिता क्या होती है, जैसे अपन ने यहाँ पे कोई ये सेल लगाया ई नॉट, ठीक है, ई नॉट सेल लगाया और एल नॉट प्राप्त करी, तो किसी बच्चों व्योममापी के लिए जितना ज्यादा एल नॉट प्राप्त होगा, एक निश्चित मान ई नॉट के लिए जितना ज्यादा एल नॉट प्राप्त होगा, हम कह देंगे व्योममापी उतना ही ज्यादा सेंसिटिव है, सुग्राही है। तो क्या लिखा है मैंने, यदि ई नॉट बराबर फिक्स्ड के लिए एल नॉट उच्च प्राप्त हो, निश्चित मान ई नॉट के लिए जितना ज्यादा एल नॉट प्राप्त होगा, हम कह देंगे इसे उच्च सुग्राही व्योममापी कहते हैं। जैसे अपन ने अभी लिखा था बच्चों यहाँ पे ई नॉट बराबर क्या था, एक्स एल नॉट, ठीक है, देखिए ई नॉट बराबर एक्स एल नॉट, तो यहां से अगर मैं एल नॉट का मान निकालूं तो एल नॉट बराबर क्या जाएगा, ई नॉट अपॉन एक्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज एल नॉट इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन एक्स। तो अगर हम सुग्राहिता का मान बढ़ाना है तो एल नॉट का मान ज्यादा चाहिए, एल नॉट का मान ज्यादा करने के लिए एक्स का मान क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। एल नॉट इज समानुपाती प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स आ रहा है, जहां अपन देख रहे हैं एक्स, एक्स बराबर क्या होता है, आई आर अपॉन एल होता है, जहां एक्स का मान अपन जानते हैं आई आर अपॉन एल। तो अगर अपन सुग्राहिता अगर बढ़ानी है तो एक्स का मान क्या चाहिए, देखिए सुग्राहिता इंक्रीज हेतु, सुग्राहिता का बढ़ाने के हेतु एक्स का मान क्या होना चाहिए, स्मॉल, एक्स
इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, स्मॉल, मतलब एक्स को घटाना पड़ेगा। तो एक्स को कैसे घटा सकते हैं, एक्स को घटाने के लिए यहां से हम धारा का मान घटा दें, आई डिक्रीज अथवा एल इंक्रीज। एल को इंक्रीज भी कर सकते हैं या आई को डिक्रीज करके अपन क्या करते हैं, सुग्राहिता का मान बढ़ा सकते हैं। अतः प्राथमिक धारा कम करके या फिर एल का मान, तार की लंबाई उच्च करके हम सुग्राहिता का मान परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ पे ये जो तीर है इसको उठा के सरका के यहाँ लगा दो, तो यहाँ लगाने पे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, धारा घट जाएगी, और धारा घट जाएगी तो सुग्राहिता बढ़ जाएगी। ठीक है, या एक काम और करें, यहाँ पे इसके श्रेणी क्रम में ये प्राथमिक परिपथ यहाँ लगा लो, मान लो श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा दिया, उच्च प्रतिरोध लगा दिया तो उससे सुग्राहिता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि धारा घट जाएगी। तो इस प्रकार से अपन सुग्राहिता का मान घटा बढ़ा सकते हैं। बात पहले पड़ी, तो हमने कहा सुग्राहिता इंक्रीज करने तो एक्स का मान क्या होना चाहिए, अल्प होना चाहिए। ठीक है, बात पहले पड़ी। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन समझे, इसमें एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, मतलब विभव मापी के अनुप्रयोग, मतलब विभव मापी द्वारा अपन क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो चलो पहली चीज अपन देख रहे हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। जो सेल आपको दिए गए, एक E1 सेल दिया गया, एक E2, इनका हमें E1 अपॉन E2 ज्ञात करना है। तो चलो कैसे ज्ञात करते हैं, देखो ये तो प्राइमरी सर्किट है ही सही, प्राथमिक परिपथ, जिन दो सेलों की तुलना करनी है, जैसे हमें एक E1 और एक E2 तुलना करनी है, तो एक E1 सेल यहाँ लगा दिया अपन ने, एक E2 सेल यहाँ लगा दिया, और लगाने इस तरह से कि बच्चों दोनों के धन सिरे वो क्या होना चाहिए, एक ही तरफ। देखिए इस सेल का धन सिरा भी एक ही तरफ जोड़ा गया है, इसका भी धन सिरा एक ही तरफ, और जो ऋण सिरा है वो इस गैल्वेनोमीटर की तरफ जोड़ते हैं। यहाँ पे कुंजी K1 और एक कुंजी K2 है। ठीक है, और बच्चों फिर हम यहाँ पे किसी भी कुंजी को ऑन करके हम क्या ज्ञात करेंगे, संतुलन लंबाई ज्ञात करेंगे। मतलब यहाँ पे IG का मान 0 प्राप्त करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, संतुलन लंबाई L। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे कैसे ज्ञात करना होता है। पहले आप बच्चों देखो दो मेथड है इसके, इसका पहला मेथड अपन देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट मेथड देख रहे हैं अपन, मेथड फर्स्ट, ये मेथड फर्स्ट अपन देख रहे हैं बच्चों। मेथड फर्स्ट में इस तरह से दो सेल लगा दी, E1 E2, हमारा उद्देश्य क्या है, E1 अपॉन E2 निकालना है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से दोनों सेल जोड़ दी, दोनों के धन सिरे A पे आने चाहिए, जरूरी है। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर ओनली K1 को ऑन करें, जब ओनली K1 ऑन, जब बच्चों ओनली K1 को ऑन करोगे तो ओनली K1 को ऑन करने पे क्या होगा, देखिए यहां से मैंने ओनली K1 को ऑन कर दिया, येलो। और जो संतुलन लंबाई मिलती है हमें किसके लिए प्राप्त होती है, सिग्मा V फ्रॉम G टू A। तो देखो G से A तक चले, तो G से A तक चलने का रास्ता ये रहा, यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, प्लस E1, फिर पहुंच गए A तक, तो हमें संतुलन लंबाई किसके लिए मिल रही है, प्लस E1 के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं संतुलन लंबाई, संतुलन लंबाई हमें किसके लिए प्राप्त होगी, संतुलन लंबाई जो L है वो हमें E1 के लिए प्राप्त होगी, संतुलन लंबाई E1 के लिए, संतुलन लंबाई L जो L1 है वो E1 के लिए प्राप्त होगी, के लिए प्राप्त होगी। बात पहले पड़ी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी इक्वेशन, इससे बच्चों यहाँ पे जाएगा E1 बराबर XL1, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। ठीक है, अब बच्चों अब क्या, मैं ओनली K2 को ऑन करूं, ये तो मैंने ओनली K1 ऑन किया, अब मैं ओनली K2 ऑन कर रहा हूं, ओनली K2 ऑन। ठीक है, जब ओनली K2 ऑन, ओनली K2 ऑन करोगे तो बच्चों संतुलन लंबाई अब किसके लिए मिलेगी, तो K2 ऑन करेंगे, ऐसे K2 ऑन किया मैंने यहाँ पे इस तरह से, तो अब G से A जाएंगे, तो यहाँ पे ये आएगा माइनस से प्लस, हम जा रहे हैं क्या, माइनस प्लस जा रहे हैं, क्या आ रहा है, प्लस E2। ठीक है, तो हमें संतुलन लंबाई किसके लिए मिलेगी, प्लस E2 के लिए मिलेगी, उसको हम L2 बोल रहे हैं। तो बच्चों संतुलन लंबाई, संतुलन लंबाई जो मिल रही है L2 वो हमें किसके लिए प्राप्त होगी, E2 के लिए। ठीक है, E2 के लिए प्राप्त होगी, E2 के लिए प्राप्त होगी, तो इसलिए समीकरण नंबर, अब समीकरण हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी E2 बराबर XL2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। ठीक है, अब तो दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करोगे तो क्या जाएगा रिजल्ट, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2, क्योंकि x तो कट जाएगा, ये लो ये आ गया रिजल्ट। तो इस प्रकार से इन दो सेलों के अपन विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं। दोनों सेल क्या करना, कुछ भी नहीं है, सेकेंडरी परिपथ, प्राइमरी तो वही है फिक्स, अपन जानते ही है, सेकेंडरी परिपथ में सेल लगाने, दोनों के धन सिरे एक की तरफ जोड़ने और ऋण सिरे G की तरफ। ठीक है, तो इस प्रकार से मेथड नंबर 1 अपन ने पढ़ लिया। आई बस में, ये तो क्या मेथड नंबर 1। अब देखिए सेकंड मेथड देखें, सेकंड मेथड में क्या करना है हमें, एक और तरीका और मेथड है दो सेलों की तुलना का, मेथड नंबर सेकंड अपन देख रहे हैं, सेकंड मेथड। इस बच्चों अब यहाँ पे इन दोनों शाखाओं में ही सेल E1 E2 जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए इस फर्स्ट ब्रांच में जोड़ेंगे E1 और E2 इस तरह से कि दोनों के धन सिरे एक ही तरफ हों, और यहाँ पे दोनों विपरीत दिशा में हों, इस प्रकार से।
यहाँ बच्चों इस तरह देखिए, जो पहली वाली शाखा है इसमें E1 E2 के दोनों धन सिरे अपन ने एक तरफ जोड़े, अर्थात दोनों सेल समान नेचर के अनुसार जुड़े हुए हैं, समान ध्रुवता के अनुसार, कि दोनों सेल एक ही दिशा में धारा देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी वाली भुजा में E1 तो धारा लेफ्ट देना चाहता है और E2 धारा राइट देना चाहता है, मतलब दोनों विपरीत ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं, दोनों विपरीत ध्रुवता के अनुसार जुड़े हुए हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन में, यहाँ पे सेकंड ब्रांच में। अब देखिए यहाँ पे बच्चों इसके अंदर, अब यहाँ पे ओनली K1 को ऑन करें तो देखिए ओनली K1 को ऑन करने पे क्या आएगा, समझे? तो बच्चों ओनली K1 को ऑन करें तो फिर क्या आएगा, देखिए तो समझना क्या कह रहा हूं बच्चों, ओनली K1 को ऑन कर रहे हैं अपन, ओनली K1 को ऑन करेंगे तो देखिए G से A तक चलो और सिग्मा भी लगाओ, देखो क्या मिलता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ओनली K1 को ऑन कर दिया मैंने, ओनली K1 को ऑन कर दिया, तो K1 को ऑन करेंगे, G से चलें A तक, तो रास्ते में एक तो आया E2, माइनस से आ रहे हैं प्लस, क्या लिखेंगे प्लस E2, फिर माइनस से आ रहे हैं प्लस, तो क्या आएगा प्लस E1, तो प्लस E2 प्लस E1 A तक पहुंच गए, तो क्या आ गया E1 प्लस E2, तो हमें संतुलन लंबाई कितनी मिलेगी E1 प्लस E2 के लिए। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं L1। ठीक है, इसको बोल रहे हैं L1 जो है संतुलन लंबाई L1, ये किसके लिए प्राप्त होगी, E1 प्लस E2 के लिए, E1 प्लस E2 के लिए प्राप्त होगी संतुलन लंबाई। L1 जो आएगी वो E1 प्लस E2 के लिए प्राप्त होगी, संतुलन लंबाई को L1 बोल दिया, चलो L1 क्या, चलो L बोल देता खाली, संतुलन लंबाई L बोल दिया। ये L जो प्राप्त हो रही है किसके लिए प्राप्त हो रही है, E1 प्लस E2 के लिए प्राप्त हो रही है। ठीक है, ऐसे बच्चों अगर ओनली K2 को ऑन करें, ओनली K2 को ऑन करेंगे तो यहाँ से देखिए, चलो K2 को ऑन करते हैं, क्या है यहाँ से इसको अपन ने इरेज कर दिया, एक K2 को ऑन कर रहे हैं, K2 को ऑन करेंगे तो अब संतुलन लंबाई किसके लिए प्राप्त होगी, तो देखो क्या बताया आपको मैंने, G से A तक चलना है और हमें सिग्मा भी अप्लाई करना है, तो चलो G से A तक चलते हैं। पहले क्या है E2, हम देखे जा रहे हैं माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस जाने पे क्या लिखेंगे माइनस E2। ठीक है, फिर आगे जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो क्या लिखेंगे प्लस E1, तो माइनस E2 प्लस E1, फिर पहुंच गया आगे A तक, तो किसके लिए मिल रही है हमें E1 माइनस E2 के लिए। ठीक है, तो जब ओनली K2 ऑन है तो संतुलन लंबाई कितनी मिल रही है L डैश, ये मिल रही है हमें E1 माइनस E2 के लिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन में तो जो L मिली थी E1 प्लस E2 के लिए, तो समीकरण क्या जाएगी E1 प्लस E2 बराबर क्या जाएगा ये XL, और सेकंड वाले केस में क्या जाएगा E1 माइनस E2 बराबर XL डैश। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे दोनों को डिवाइड करें, समीकरण 1/2 करेंगे तो क्या आएगा इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करिए, तो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 अप्लाई करें तो क्या बनता है रिजल्ट, यहाँ पे E1 प्लस E2 बटा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ पे x कट जाएगा तो L अपॉन L डैश, क्या जाएगा रिजल्ट L अपॉन L डैश। ठीक है, अब बच्चों हमारा पर्पस क्या, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है E1 बटा E2, तो क्या करें देखिए, अब बच्चों यहाँ पे ये अंश और ये हर है, इधर ये अंश और ये हर, अब मैं यहाँ पे अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर कर दूं, इधर भी दोनों तरफ योग और अंतर का अनुपात करूं, बोलते हैं योगांतरानुपात बोलते हैं ना, योगांतरानुपात वो लगाए अपन योग व अंतर का अनुपात, मतलब E1 प्लस E2 प्लस E1 माइनस E2, ये तो हमने दोनों का योग कर दिया, फिर नीचे अंतर करते हैं E1 प्लस E2 माइनस E1 माइनस E2 बराबर L प्लस L डैश, L माइनस L डैश। तो बेटा यहाँ पे E2 से E2 उड़ गया, यहाँ पे E1 से E1 उड़ गया। ठीक है, ऊपर क्या है E1 प्लस E1 मतलब 2E1, और नीचे क्या है E2 प्लस E2 मींस 2E2, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो क्या रिजल्ट E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L प्लस L डैश अपॉन L माइनस L डैश। ठीक है, ये आ जाएगा रिजल्ट E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L प्लस L डैश अपॉन L माइनस L डैश, ये बन जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो इसी पे एक क्वेश्चन ये AIPMT 16 में पूछा गया था, क्या था क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है दो सेलों की समान ध्रुवता श्रेणी क्रम की स्थिति में, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं समान ध्रुवता के अनुसार, मतलब ये फर्स्ट वाली कंडीशन। ठीक है, तो उसके लिए संतुलन लंबाई कितनी मिल रही है 50 सेंटीमीटर, और कह रहा है विपरीत ध्रुवता के अनुसार जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो संतुलन लंबाई मिल रही है 10 सेंटीमीटर। तो हमें E1 अपॉन E2 बात याद करना है क्या होगा, देखिए अपन निकालें E1 प्लस E2, बताया था इसको क्या था L प्लस L डैश अपॉन L माइनस L डैश, तो 50 प्लस 10 अपॉन 50 माइनस 10 कर देंगे तो ऊपर कितना जाएगा 60, नीचे जाएगा 40, तो कितना जाएगा 3/2, ये आ जाएगा आंसर 3/2, ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। अब बच्चों देखो यहाँ पे अपने दो मेथड देखे, मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकंड। अच्छा बताइए दोनों में से ज्यादा बेस्ट मेथड कौन सा है या ज्यादा सिंपल मेथड कौन सा है, वो है फर्स्ट मेथड।
बच्चों बिल्कुल सिंपल भी है और इजी भी है, ठीक है, और बेस्ट भी है। क्यों? सेकंड मेथड में सी क्या दिक्कत आ गई? एक तो ये बच्चों की लेंथ इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ रहा है, ठीक है, और दूसरी बात सेकेंडरी, यहाँ पे जो इसमें सेकेंडरी सर्किट बनाया अपने सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, इसमें ये जो सेकंड वाली कंडीशन थी, जब हमने K2 को ऑन किया था, जब हमने K2 को ऑन किया था बच्चों, तो K2 को जब ऑन करते हैं उस समय क्या होता है, देखिए K2 को ऑन करने पर यहाँ पे हमें मिला था E1 माइनस E2, मतलब ये समीकरण मिली थी E1 माइनस E2। तो बच्चों यहाँ पे ये E1 का मान E2 से बड़ा होना आवश्यक है। E1 का मान E2 से बड़ा होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर E1 छोटा हुआ तो ये ब्रैकेट का मान क्या जाएगा? नेगेटिव। E1 छोटा हुआ तो ये कोष्टक का मान नेगेटिव हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि सिग्मा V फ्रॉम G टू A का मान पॉजिटिव आना जरूरी है, अन्यथा संतुलन लंबाई नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट के रूप में अपन लिखते हैं, यहाँ पे नोट के रूप में क्या लिखते हैं अपन, यहाँ पे मेथड सेकंड मेथड में क्या बच्चों, सेकंड मेथड में E1 ग्रेटर देन E2 होना आवश्यक है, अन्यथा संतुलन लंबाई L डैश प्राप्त नहीं होगी, ठीक है, L डैश लंबाई प्राप्त नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने ये फर्स्ट एप्लीकेशन देखी, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, ठीक है। तो चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है, बाकी और भी तुलनाएं इनको अपन कल पढ़ते हैं, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।